आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश न कर। अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक फॉरेन। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। तालीम के बगैर कहां जाएंगे? फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए और दुनिया हंस रही है। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शिद, मौलवी, दम करा लो, गट करा लो। वो जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो गाजा, कोई 2-4 चैनल लबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। है ना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह होगी फिर आप कहां जाएंगे? फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा, IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी? अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर। तीसरी बात है कि मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब फेंका, एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। क्या वो इफेक्टिव है? चौथा सवाल इससे ये होगा कि इस नए इत्तेहाद से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मजीद बढ़ेगी अमेरिका की नजर में, और चाइना के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशनशिप है, जब हमेशा पाकिस्तान ने अपनी जियोपॉलिटिकल लोकेशन को, जब जियोग्राफिक लोकेशन को कैश कराने की कोशिश की है, क्या वो मजीद बढ़ेगी या कम होगी? इन चीजों पे बात करें। सबसे पहले SEO से शुरू करते हैं। SEO में कई नई चीजें आई, कहते हैं कि आई स्टार्ट मेल्टिंग, कई डायलॉग हुए उसके ऊपर। जाती दफा मैं आज फिर दोबारा मेरे जहन में वो फिक्रा गूंज रहा है डॉक्टर जयशंकर का कि पीस बिफोर ट्रेड। ब्रिक्स का होना, मोदी साहब का वहां पे खुद जाना, और फिर उसमें खास कर जाके जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट शी को मिलना, नए वादे होने, ये एक बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह जो मैं समझता हूं, अगेन अमेरिका इज हेडलेस टुडे, अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी, वीक फॉरेन। चाइना फायदा उठा रहा है उसका। चाइना इंडिया के साथ रिलेशनशिप ठीक करके अपनी एनर्जी कहां ले जाना चाहता है? वो ताइवान ले जाना चाहता है। और ताइवान किसके लिए डियर है, किसके लिए एक चैलेंज है? वेस्ट अमेरिकन, बिलखसूस अमेरिकन वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो कि इस वक्त थक चुकी है और अपने आखिरी सांसों पर है, उनके मुंह के ऊपर थप्पड़ है इस वक्त चाइना और भारत की तरफ, दोनों की तरफ से। और क्या ये इकट्ठे हो पाएंगे? क्या दे हैव अ विल टू डू एनीथिंग टू स्टॉप इट? कैन दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त कहते ना कि जिदे घर दाने उदे बाल भी सियाने। इस वक्त इंडिया के घर में दाने हैं और उनके पास एक जबरदस्त टीम है डॉक्टर जयशंकर की। मोदी साहब के पास पावर है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है उनके पास, एंड वर्ल्ड कैन सी इट। वो दुनिया को दिखा रहे हैं। 6 डिप्लोमेट्स को निकाला गया, उनको टेररिस्ट, उनको क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व बताया गया बगैर किसी सॉलिड प्रूफ के। ये उसका जवाब आ गया, ये उसका जवाब आ चुका। इलेक्शन है अमेरिका के अंदर, इलेक्शन। आज अमेरिका को मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं पूरी दुनिया से, बल्कि बिलखसूस अमेरिकन से, आज तुम्हें कौन चला रहा है? आज अमेरिका के फैसले कौन कर रहा है? ये क्वेश्चन मार्क है। इसका फायदा कौन कौन उठा रहे हैं? बीबी नेतन्याहू फायदा उठा रहे हैं, पुतिन इसका फायदा उठा रहे हैं, अब चाइना ने भी फायदा उठा लिया। भारत ने थप्पड़ मारा है, जवाब दे दिया कि डोंट यू डेयर हमारे साथ पंगा लेने की कोशिश ना करना। तो चीमा साहब, इस पे नई ग्रुपिंग आ रही है, इस पे पाकिस्तान का है। चीमा साहब, इसके साथ मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा जो कि मुझे मेरे कलेजे को लगी। लाहौर के अंदर आपका बुक फेयर हुआ है और उसकी खबरें आई हैं कि लाहौर के बुक फेयर में किताबें सिर्फ 35 बिकी हैं, शवारमे 1200, बिरयानी की प्लेटें 1800, 800।
चीमा साहब 1200 शवारमा और 800 बिरयानी की प्लेट और किताबें सिर्फ 35 उस जगह बिकी हैं जिस शहर में सादत मेंटो पैदा हुआ था, जिस शहर के अंदर फैज अहमद फैज रहता। मैं मानता हूं कई कई हो सकता है ये लौटा लपड़ा कुछ सुन रहा हो तो कह दिया आजकल किताबें कौन पढ़ता है, इंटरनेट पे हो रहा है। और इंटरनेट पे तुम कर सकते हो कुछ इस इंटरनेट पे तो इंग्लिश में होता है सारा कुछ। तुम्हारी जो ट्विटर भी उर्दू में होती है, तुम तो जिहाद कर रहे हो ट्विटर में, वो भी उर्दू में कर रहे हो। किताबें नहीं खरीद रही कि ठीक है ऑनलाइन को 4 फिक्र इंग्लिश में लिख सकते हो, तुम्हारा फ्यूचर मैं प्रेडिक्ट अभी कर देता हूं। तो चीमा साहब जिस शहर में जो लाहौर पाकिस्तान का कल्चरल एंड लिटरेचर का गढ़ समझा जाता है, वहां पे बुक फेयर के अंदर सिर्फ 35 किताबें थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एशिया न्यूज नेटवर्क वालों ने इसका इंकशाफ किया। कभी ये 346 लोगों ने ये सोचने की कोशिश की कि इस अंधी कौम और कानों से बहरे लोगों का हम क्या करेंगे। तुम तो अपने बच्चे पढ़ा रहे हो लंदन में, तुम तो पिक करते हो तो एचिसन के चीफ जस्टिस पिक करते हो भाई, काजी फायज ईसा की भी डिग्रियां सारी पार की थी। इनको क्या पता है कि पाकिस्तान को किस तरह बचाना है, जिन ना खुद अब तालीम इन्होंने हासिल की है यहां पाकिस्तान से, ना इनके बच्चे यहां पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। इनको क्या पता पाकिस्तान के फैसले किस तरह करने हैं, क्यों करने हैं, क्या वजह। चले बनाएंगे, रिचमेंस क्लब है, चंद 5000 लोग हैं मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो आपके किस्मत के फैसले कर रहे हैं, लेकिन उनमें पाकिस्तानी कोई नहीं। पाकिस्तान को बचाने के लिए यू नीड अ पाकिस्तानी पर्सन जिसका जीना मरना पाकिस्तान के साथ, जिसके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, जिनके बाहर के स्कूलों। मैं चीमा साहब अल्लाह नहीं कह देता हूं, आज आप स्क्रूटनी कर रहे हैं लंदन, अमेरिका और दुबई की फ्लाइटों पे, आप इसी से सारा को आपका ठीक सिर्फ इन 3 शहरों की फ्लाइटों को आप कंट्रोल कर लें। इन पे फ्लाई करके बाहर कौन छोड़ रहा है, छोड़ दे बाकी चीजें। बाकी सोसाइटी को आपने किस तरह कंट्रोल, ये 3 फ्लाइटें चेक कर लें, सिर्फ इस पे जोर लगा कि आप लंदन नहीं जा सकते, लंदन के अकाउंट सारे बंद हैं, आप दुबई नहीं जा सकते। चीमा साहब 2023 के अंदर 8000 नई पाकिस्तानी कंपनियां दुबई में रजिस्टर हुई। वो पकौड़े तल रही है वहां पे बैठ कंपनी। पता नहीं आप किस दिन उठेंगे इस ख्वाब से, क्या आप उठ भी सकेंगे या नहीं उठ सकेंगे इस ख्वाब से जो आपने 1947 में लोगों को दिखाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, या आओ इस्लाम देंगे। क्या ये ख्वाब, इस पे आप उठ पाएंगे इस ख्वाब से? अभी तक तो 77 ईयर से सो रहे हैं आप। इज इट टू लेट टू गेट अप? कैन यू गेट अप? हाउ विल यू गेट अप? ये 3 क्वेश्चन है, पता नहीं लोगों को समझ नहीं आ रही है किधर जाना है। हाँ, उसकी मैं उसको कंक्लूड इस तरह करना चाहूंगा चीमा साहब आखिर में, कि जब 3 करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल नहीं जा रहा, उसमें से 1 करोड़ तो बन जाएगा डायस्पोरा, डंकियां लगा के वो यहां पहुंच जाएगा। 2 करोड़ जो होगा वो कोई मुर्शिद ढूंढेगा, क्योंकि स्कूल तो नहीं गया। चीमा साहब 2 चीजें मैं बचपन में देखता था। मैं जिस शहर में पैदा हुआ था, मैं जब भी उसके बस स्टैंड के करीब से गुजरता था, दरमियान में एक मदारी होता था और आसपास को 300-400 बंदा इकट्ठा होता था। सेंटर में बैठ के कह रहा था 100 रुपये दे 500 बढ़ा देता, 100 रुपया दो मैं 500 बना देता। गिद्दड़ सिंगियां बेच रहा होता था, कई डबल शाह बन जाते। इस्लामाबाद नहीं होते थे उस शहर में, लेकिन यहाँ पे 25 करोड़ लोग हैं। एक बंदा सियासत ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, चीमा साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, प्ले बॉय मशहूर था, उसकी 3-4 किस्म की औलादें हैं, मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट में फिर रही। सिर्फ उसने एक टीएलपी के वोटों पे डाका मारने के चक्कर में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आया और वो मुर्शिद बन गया, नाम ही मुर्शिद पाक है। उसने किस तरीके से सियासत से रूहानियत की तरफ गया है और पूरा मुल्क ही अब उस साइड पे चला गया, सारा कंट्री उस साइड। अब अफगानिस्तान वाले भी आपसे डर रहे हैं, वो कहते हुए ये तो डेयर टिकट टाइम बम, दुनिया परेशान है, एटम बम भी ना पड़ते, बकरियां ना चला, काले बकरियां ना चलाना है, काले जादू से चला रहे, सारा कंट्री अब काले जादू पे बिलीव करता है। चीमा साहब मैं अगले दिन किसी से पूछा, मैंने कहा ये हकीकत है चीमा साहब, ये हकीकत है कि द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि लोग देखें जो 3 करोड़ जो स्कूल नहीं जा रहे चीमा साहब, उन्होंने क्या करना, मुर्शिद के पीछे चलेंगे ना, वो चल रहे, इसका कोई मेरे नजर में। लेकिन चीमा साहब इसमें मैं अगले दिन डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां मैंने उनकी वर्ल्ड समिट हो रही थी, वहां पर उन्होंने स्पीच दी है, मैंने उसमें से कई नोट्स वहां से कलेक्ट किए। चीमा साहब फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। तालीम के बगैर कहां जाएंगे, फिर क्या होता है तालीम के बगैर? आपके पेजर ही काफी है आपके लिए, वो फट जाते हैं, बाकी टाकियां फट जाती हैं। 45 हजार लोग उन्होंने गाजरों की तरह मर्डर कर दिए और दुनिया हंस रही है, खड़ी। क्या वजह है कि तालीम की तरफ नहीं जाना। मुर्शिद मौलवी दम करा लो, कट करा लो, और जिन क्यों नहीं भेजते हो यार? उनको 2-4 जिन भेजो, गाजा कोई 2-4 चैनल लेबनान भेजो, जिनों पे जो बिलीव करते हो तो भेजो उनको। चलो चीमा साहब, ये
मेरे ख्याल में लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो नई ग्रुपिंग जिस पे मैं दोबारा उस पर कंक्लूड ये करना चाहूंगा कि एससीओ भी एंटी वेस्ट है, एंटी नेटो है, और ब्रिक्स जो है इस वक्त ये सारी चीजें 3 कंट्री इसके बेनिफिशियल हैं चीमा साहब, चाइना, रशिया और इंडिया। ये नया एक ब्लॉक बनेगा विच इज खतरे की घंटी बजाएगा वेस्ट के लिए, बज रही है। उसकी वजह ये है कि ब्रिक्स ने अपना फाइनेंशियल सिस्टम भी बना लिया है, और उसके बाद वो दे आर फ्लेक्सिंग द मसल्स, और कई कंट्रीज इस वक्त लाइन में, जैसा आपने खुद फरमाया है कि पाकिस्तान भी उस लाइन में है कि ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहेगा, लेकिन बनेगा किस तरह, वो जहां से को पैसे की कमिटमेंट आएगी उनके साथ चलेगा। IMF के अगर दे आर चाइना, जब मैं हमेशा एक लफ्ज इस्तेमाल करता था कि अगर चाइना और भारत की सुलह हो गई फिर आप कहां जाएंगे, फिर आप सिर्फ एक ही गाहक बचेगा IMF। एक दुकान बंद होगी तो आप फिर वॉलमार्ट पे आ जाएंगे, अमेरिकन वॉलमार्ट पे। तो अब IMF पहले आपका बजट भी बनाता है, फॉरेन पॉलिसी भी बनाता है, लेकिन क्या अमेरिका आपको अफोर्ड कर पाएगा? क्या अमेरिका वहां पे स्ट्रेटजी, अब अमेरिका को नया पार्टनर ढूंढना पड़ेगा उस रीजन के अंदर, और इस वक्त ईरान के हालात की वजह से आप हैं उनके कस्टमर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या अमेरिका जो है अफोर्ड कर पाएगा आपको? क्या आप उसको डिलीवर कर पाएंगे? क्या आप चाइना से टक्कर लेने की सलाहियत रखते हैं? क्या आप उनका अमेरिकन इंटरेस्ट को उस रीजन में किस किस हद तक उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, लेकिन अब आपके पास सिर्फ चॉइस अमेरिका रह चुका है। डॉक्टर साहब ये तो बिल्कुल सही हो गया, लेकिन ये जो शी जिनपिंग और मोदी साहब की मुलाकात है वो, इसको जारी बात है बड़ा एक बड़े एंगल से देखा जा रहा है। अमेरिकन भी जारी बात है इसमें परेशान नजर आ रहे हैं, और उनको ये है कि अगर चाइना के ही मसले खत्म हो गए तो हम वो किधर जाएंगे, ये एक सवाल तो इस वक्त है। दूसरा, हम तार साहब ये भी बताएं कि ये पाकिस्तान को, ये जो पाकिस्तान के हवाले से करतारपुर कॉरिडोर जो है उस पे 5 साल का मजीद एग्रीमेंट हो गया। हाउ डू यू फाइंड दिस? ये जो करतारपुर, ये जो जयशंकर साहब का दौरा था, आपको लगता है कि इससे चीज़ें बेहतर हुई हैं? क्योंकि आपने कश्मीर का रेफरेंस दिया है कि जो कश्मीर में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हुई हैं। आप ये जो करतारपुर साहब पे ये जो 5 साल का मजीद दोनों मुल्कों ने एक्सटेंड किया है, इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा। और मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो हैं, ये जो मुलाकात हुई है, इसको पर्टिकुलरली वॉशिंगटन कैसे देखेगा? आपने ये जिक्र तो किया है कि थोड़ा सा, लेकिन जरा मैं चाहता हूँ इसमें थोड़ा डिटेल में जिक्र करें कि वॉशिंगटन के लिए ये कितना डैमेजिंग हो सकता है, क्योंकि अमेरिका की अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो डॉलड्रम में है, क्योंकि वो भी डोमेस्टिकली बहुत ज्यादा ऑक्युपाइड है। जी मतलब 2 चीजें, इसको पहले पाकिस्तान के हवाले से मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि आप अपनी क्राइसिस को टू चेंज इनटू द अपॉर्चुनिटी। जब कश्मीर के अंदर हुआ था तो पाकिस्तान को फौरन कंडेम करना चाहिए था। या दूसरा, ये सिर्फ बातों की हद तक नहीं है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट काफी नहीं है कि मोदी साहब को आना चाहिए तो 75 साल हमने जंगें नहीं की। ये देखना होगा कि उनको रिजर्वेशंस क्या है दूसरी साइड पे। बार बार इस दफा तो नहीं, डॉक्टर जयशंकर साहब ने ज्यादा जोर दिया, छोटे मोटे जैब उन्होंने चाइना और पाकिस्तान को फेंके हैं, लेकिन सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये थी कि वी नीड टू अचीव पीस बिफोर द ट्रेड। लेकिन उसमें ये जो जाते ही वाकया हुआ है, इसको क्लैरिफाई करने की जरूरत है। इसको आपको चाहिए कि इस वक्त 2 चीजें, इस वक्त दूसरा, उनका भारत के साथ भी जो बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है उसमें उनके आर्मी चीफ ने भी यही कहा है, ट्रस्ट फैक्टर मौजूद है। वो अपने अपने पोजीशन पे पीछे गए हैं, स्टेटस को पे गए हैं वो चीजों पे, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर है, अभी वो ट्रस्ट करेंगे ये बाकी चीजें होनी। लेकिन आपको भी चाहिए कि इफ यू वांट टू हैव अ ट्रेड विद योर नेबर्स, तो आपको उसमें उनको जो उनके एतराजात हैं उसको सेटिस्फाई करना होगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल इस वक्त आप, जो मुझे इसमें लग रहा है कि आप सिर्फ इस वक्त अमेरिका की साइड पे आना चाहते हैं, क्योंकि और आपके पास चॉइस भी कोई नहीं होगा। अब दूसरी बात बताना चाहूंगा कि अमेरिका आज क्या फील कर रहा है। अमेरिका आज लीडरलेस है, होपलेस है, वीक है, और उसके हालात ही नहीं कि दुनिया में अपने आप को एंगेज कर पाए। दुनिया के अंदर जो सोल सुपर पावर का स्टेटस है, वो स्टेटस इज कंप्लीटली ब्लैक राइट नाउ। ये सारा डिसाइड होगा इलेक्शन के बाद। अगर तो कैमला हैरिस जीत जाती है, ओबामा पॉलिसीज आएंगी। ओबामा आपको पता है कि कैलकुलेटेड बाय पुतिन एंड प्रेसिडेंट शी कि वो जंगों में इंटरेस्टेड नहीं है, उनका एजेंडा कुछ और है। उनका एजेंडा सोशलिज्म है, अमेरिका के अंदर वीड को लीगलाइज करना है, अमेरिका के अंदर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस, इस तरह की पॉलिसियां हैं, जेलों को बंद करना उनकी पॉलिसी होगा, डिफेंडिंग पुलिस, वो कहते हैं सेल्फ पुलिसिंग करनी चाहिए। इस तरह के एजेंडे वो मुल्क पे अपने पे कंट्री के अंदर सोशलिज्म को एक्सपेंड करेंगे। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि मेरी अकेले का कहने वाला नहीं है, बात टेस्टेड है। उसकी वजह सीरिया के अंदर कुछ नहीं कर पाए, ओबामा वाज नॉट इंटरेस्टेड, बाइडेन वाज नॉट इंटरेस्टेड। इन्होंने सितंबर 11 की सेलिब्रेशन यहाँ पे पॉलिटिकल मूवमेंट के लिए, पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए इन्होंने फॉल ऑफ काबुल को इतने बुरे तरीके से किया था जो कि डैमेजिंग था।
और उन्होंने आज किसी सिंगल आर्मी चीफ को, किसी सिंगल इंटेलिजेंस ऑफिसर को उन्होंने फायर नहीं किया था। तो उस तरह की पॉलिसियां यहाँ पे आएंगी बराक ओबामा की। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, उनका डॉक्टर आएगा दोबारा वापस, अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन पेंटागन। वो पेंटागन जो इस वक्त डीमोरलाइज है उसके लिए कुछ करेंगे, और उसमें फिर आप पाकिस्तान आगे आ जाएगा, आपके रिलेशनशिप बेहतर हो गए, आपको शायद कुछ और डॉलर वगैरह मजीद मिल जाए, डिफेंस आपके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अगर कमला हैरिस जीतती है तो जिस तरह आपके पिछला एक प्राइम मिनिस्टर 4 साल वेट करता रहता काल का, वो काल का इंतजार ही करता रहेगा। टूटे फूटे पैसे आपको आईएमएफ के हाजिरी दे दिए जाएंगे क्योंकि यू आर एन एटॉमिक पावर, वरना आपकी इंपॉर्टेंस वही होगी जो भूटान की है, नेपाल की। देखें, जब चीमा साहब कोविड के बाद अभी तक अमेरिका के अंदर अभी भी कोविड सिंड्रोम खत्म नहीं हुआ। मैं उसकी छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा कि जेन जी जो है, दे डोंट वांट टू गो टू ऑफिसेस टू वर्क, दे वांट टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स। कल अमेज़न ने जेफ बेजो को कहना पड़ा है कि यू हैव टू कम टू ऑफिस फॉर 5 डेज अदरवाइज आई विल फायर यू। ये तो अभी तक वर्किंग मोड में नहीं आ रहे। इस वक्त अगर देखिए तो इन्होंने मैथ या पढ़ना छोड़ दिया। इनोवेशन, इलॉन मस्क कौन है? साउथ अफ्रीका का। यहाँ के तो बच्चे जो है वो स्कूलों में नहीं जा रहे। इस वक्त 2 चीजें बल्कि सेंसिटिव बात बताना चाहूंगा। अमेरिकन ने जो पढ़ना छोड़ दिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ फायदा किसका है? भारत का। वो भी बताना चाहूंगा चीमा साहब, इस वक्त इनके आईवी लीग स्कूलों में और हर जगह पे सिर्फ बच्चे कौन देखे जा रहे हैं? चाइनीज और इंडियन। अब ये अपने सेंसिटिव मैटर्स तो चाइना को नहीं देंगे, रशियन किसको देंगे? इनके पास चॉइस ही कोई नहीं। इस वक्त जितने इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है सारी इंडियन कंपनीज के पास। दे डोंट हैव एनी अदर चॉइस बिसाइड्स यूजिंग द इंडियन डायस्पोरा और इंडियन माइंड, क्योंकि ना रशिया के पास जा सकते हैं ना कुछ। अपने बच्चे पढ़ते ही नहीं। अपने बच्चे पढ़ते हैं लिबरल आर्ट, अभी तक पढ़ रहे हैं लिबरल आर्ट। हिस्ट्री लोग हॉबी के तौर पे पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर एज अ हॉबी पढ़ते हैं। ये आजकल क्योंकि बराक ओबामा इज सेटिंग अप देयर माइंड, अमेरिका इज बैड प्लेस, वी आर हमास, दे आर बर्निंग अमेरिकन फ्लैग्स, और हमास के झंडे लहरा रहे हैं हर जगह। हालांकि इनको पता ही नहीं हमास के स्पेलिंग क्या है, इनको पता ही नहीं हमास क्या है। लेकिन देखिए कहां से ये आ रही, और सड़कों पे जला रहे हैं झंडे अमेरिका के, कोई पूछ नहीं रहा। तो दिस इज व्हाट द फ्यूचर ऑफ अमेरिका इज नॉट सो ब्राइट, क्योंकि उसकी वजह यंग बच्चा जो है वो पढ़ना चाहता ही नहीं। वो कहता है वर्क। अब ऐसे की बात है, जो जेन जी है वो कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सिर्फ रात के वक्त, हम तो सिर्फ रात को काम करेंगे। इस वक्त इनको जवान कौन कर रहा है? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे जवान हो रहे हैं। एक कमरे में बैठ के माँ बच्चे से टेक्सटिंग कर रही है, बच्चा माँ को टेक्स्ट कर रहा है एक कमरे में बैठ के। इनको तो सोशल इंटरेक्शन भूल चुके हैं ये। इनको तो कॉन्सेप्ट ही नहीं, शादियां किस तरह करनी है, बच्चे किस तरह पैदा होंगे, या हाउ विल लिव इट। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा। अगले दिन एक मैं स्टोर पे गया हूं चीमा साहब, वहां पे जो सेल्फ चेक है वहां पे लाइनें लगी थी, 7 कैशियर फारग खड़े थे। लोग कैशियर के पास जा ही नहीं रहे, क्योंकि उस पर इंटरेक्ट करना पड़ता है, पूछना पड़ता है हाउ आर यू, व्हाट इज दिस, बात करनी पड़ती है। घबरा रहे हैं, जा ही नहीं, लाइनें लगी अपनी सेल्फ चेक। सो दे इसमें चीमा साहब, नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म, दैट इज द ब्रॉड पार्ट ऑफ थिंग। जब नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया जाए, आपकी तरक्की हो जाती है। और इस वक्त भारत को सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी साहब ने दिया है, नेशनलिज्म, प्राइड इन योर नेशनलिटी। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भारत जो है ना, मतलब कि भारत सुपर पावर बनने की ओर ना अग्रसर हो चुका है। और भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना मतलब कि बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जो कि ऐतिहासिक है, जो कि भाई साहब भारत को ना विश्व गुरु बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, सुपर पावर बना सकते हैं भारत को, ठीक है। वैसे अमेरिका जो मतलब दावा ठोकता है कि मैं सुपर पावर हूँ हर मामले में, लेकिन भाई अगर भारत पहले आज़ाद हुआ होता ना, मतलब कि 200 मतलब कि अमेरिका भी मतलब कि ब्रिटेन का ही गुलाम था, लेकिन भाई उनको 200 साल पहले ही आज़ादी मिल गई थी भाई, 200 साल उससे पहले ही। भारत को 200 साल के बाद में 1947 में आज़ादी मिली थी, 200 साल पहले ही मिल गई थी अमेरिका को आज़ादी। जो भाई साहब जो आविष्कार वगैरह भाई साहब जो अमेरिका ने कर लिए थे ना, वो भारत के अंदर भी हो सकते थे भाई साहब। जो अगर भाई साहब हमारी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह मतलब कि जो भी चीज़ें हमारे थी अध्यात्म से जुड़ी हुई, सबको जलाया नहीं गया होता भाई साहब, सबको दबाया नहीं गया होता, तो भाई आज भारत भी बहुत आगे होता और भारत इनोवेशन कर चुका होता बहुत सारी चीज़ों का, ठीक है। आज दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता लोकतंत्र भारत है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया जाता है। G20 से लेकर ब्रिक्स तक, मिडिल ईस्ट से लेकर इंडो पैसिफिक तक भारत की भूमिका पहले से कई ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो क्या भारत वास्तव में अमेरिका से आगे निकल रहा है, या फिर ये सिर्फ एक धारणा है? मतलब कि भाई साहब क्या चीज़ है, मतलब भारत सच में आगे निकल रहा है? मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। भारत की आर्थिक छलांग, ठीक है। 2014 के बाद से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप पर तेज़ी से काम किया है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कई योजनाएं शुरू करी हैं, ठीक है। डिजिटल इंडिया हो गया सबसे पहली, ठीक है। दूसरा मेक इन इंडिया, ठीक है। तीसरा हो गया स्टार्टअप इन इंडिया, ठीक है। PM गति शक्ति,
चौथा, ठीक है, और प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLI, ठीक है। पाँचवा, भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल है। UPI ने डिजिटल भुगतान का ऐसा मॉडल बनाया है जिसकी चर्चा कई देशों में होती है, ठीक है। जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ठीक है, और भी ज़्यादा पड़ोसी कंट्रीज है, नेपाल वगैरह सब, और क्या बोलते हैं, UAE में भी UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं भारतीय, जब मतलब कि भाई वो जाते हैं ना, मतलब ट्रिप वगैरह के लिए घूमने जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, तो भाई वो बहुत आराम से UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। UPI का मतलब डायरेक्टली, मतलब कि अपने बैंक अकाउंट से ही पेमेंट कर सकते हो आप, चाहे 1 रुपये की हो या 1 लाख रुपए की, आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। कूटनीति में भारत का प्रभाव कैसे बढ़ा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्षों में कई देशों के साथ में, ठीक है, संबंध मजबूत किए हैं। अमेरिका, फ्रांस, जापान, UAE, सऊदी अरेबिया और ऑस्ट्रेलिया। भारत क्वाड का हिस्सा भी है, जो कि भाई जो एंटी एंटी क्या बोलते हैं, रशिया और चाइना के लिए बनाया गया है भाई, जो ठीक है, ठीक है। तो एंटी वेस्ट में भी है और एंटी वेस्ट अलायंस में है, ठीक है भाई। भारत एंटी वेस्ट पर अलायंस कौन सा है? ब्रिक्स, ठीक है। और ये क्वाड जो है भाई, सो वो रशिया और चाइना को काउंटर करने के लिए है, समझ रहे हो आप। ब्रिक्स में भी भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाने की कोशिश की। आज कई देश भारत को महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं, ठीक है। भारत आज रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहा है। ब्रह्मोस, तेजस लड़ाकू विमान, INS विक्रांत, जो कि एयरक्राफ्ट है, वो क्या बोलते हैं, वो वो एयरक्राफ्ट नहीं, वो होता है एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ठीक है। और अग्नि मिसाइल, ठीक है, आकाश एयर डिफेंस। सरकार में सरकार मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। हालांकि अमेरिका का रक्षा बजट, वैश्विक सैन्य उपस्थिति और तकनीक क्षमता अभी भी दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है, ठीक है। हाँ, ये बात तो है, ठीक है। इसरो ने सीमित बजट में कई महत्वपूर्ण मिशन पूरे किए हैं। चंद्रयान-3, आदित्य L1, मंगलयान। भारत ने कम लागत वाले अंतरिक्ष अभियानों में अपनी अलग पहचान बनाई है। दूसरी ओर नासा अभी भी मानव अंतरिक्ष उड़ानों और गहरे अंतरिक्ष अनुसंधान में अग्रणी एजेंसियों में से एक है। लेकिन भाई भारत में मतलब कि जो चंद्रयान-3, आदित्य L1 और मंगलयान भेजे हैं ना भाई ये समझ लो, चंद्रयान-3 तो ये समझ लो कि भाई हॉलीवुड की मूवी बनती है ना जितने बजट में, उससे भी कम बजट में भारत ने भेज दिया। ये कितनी बड़ी बात है भाई भारत के लिए। भारत के जो साइंटिस्ट हैं भाई, सब वैज्ञानिक हैं भारत के जो भाई, वो भाई उनकी सोच कितनी आगे होगी भाई साहब, आप सोच सकते हैं इसी बात से कि भाई साहब वो कितने मतलब कि तगड़े होंगे। उनको कितने नासा वगैरह ऐसी एजेंसियों से कितने मतलब जो ये नासा है ना, जो भाई साहब ये अमेरिका की है, तो भाई इनसे कितने मतलब कि वो आते होंगे भाई ऑफर कि भाई हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे यहाँ काम करो, मस्त फ्लैट, मस्त घर वगैरह, और भाई पैसा सब कुछ मिलेगा भाई साहब। तो भाई क्या कह सकते हैं भाई। लेकिन भाई साहब देशभक्ति तो जो होती है ना भाई साहब, वो नहीं जाने देती भाई साहब दूसरे देश में। भाई भारत में रह के ही भारत को मतलब कि भारत में रहे हो भाई साहब, भारत को आगे बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत की सक्रिय भागीदारी, कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ उनकी नियमित बैठकें भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा रही हैं। भारत ने वैक्सीन सप्लाई, आपदा राहत और विकास सहयोग के माध्यम से कई देशों के साथ संबंध मजबूत किए हैं, ठीक है। भारत की प्रमुख ताकतें क्या हैं, ठीक है। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, युवा आबादी है, तेज आर्थिक वृद्धि है, डिजिटल भुगतान प्रणाली है, कम लागत वाला अंतरिक्ष कार्यक्रम है, बढ़ता वैश्विक प्रभाव है, मजबूत कूटनीतिक संतुलन है। अमेरिका की प्रमुख ताकतें क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि भाई अमेरिका की है, नाम मात्र GDP, ठीक है। सबसे बड़ा रक्षा बजट है, अग्रणी विश्वविद्यालय है, उच्च तकनीक और AI कंपनियां हैं, डॉलर की वैश्विक भूमिका है, वैश्विक सैन्य से नेटवर्क है, ठीक है। तो भाई निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई इससे भारत ना एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अर्थव्यवस्था, कूटनीति, डिजिटल नवाचार और बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन अमेरिका अभी भी तकनीक, उच्च शिक्षा और वैश्विक वित्तीय प्रभाव और सैन्य क्षमता और जैसे कई क्षेत्रों में अग्रणी है। लेकिन भाई भारत जो है ना, उभरती हुई भाई साहब अर्थव्यवस्था है। तो भाई भारत बहुत जल्दी 2050 से पहले ना भाई भारत की इकोनॉमी जो है ना, वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तीसरे नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे आ जाएगी। पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे अमेरिका हो जाएगा।
तो भाई बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो कैसे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।